गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलबी सागर जेएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी शासन के समय भारत की भूमि पर लगने वाला कर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में के समय में जो भू राजस्व व्यवस्था था उसके बारे में हम लोग डिटेल्स करते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। अस्थाई बंदोबस्त को ही क्या बोलते हैं? जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं। तो देखिए 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय बंदोबस्त चलाया। कितने समय चलाया? तो 5 वर्षों के लिए बंदोबस्त चलाया, जिसे 1776 में छोड़ दिया गया। यानी 72 में शुरू किया 5 वर्षीय बंदोबस्त और 1776 में इसको समाप्त भी कर दिया गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना और इसी ने जेम्स ग्रांट, किसे? जेम्स ग्रांट और सर जॉन सोरे, क्या? सर जॉन सोरे से नवीन लगान व्यवस्था पर विचार विमर्श किया। क्या किया? नवीन लगान व्यवस्था पर विचार विमर्श किया। उसके बाद 1790 में 10 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। यानी जो पहले 5 वर्ष के लिए था और उसे क्या हुआ? उसे 10 वर्षों के लिए कर दिया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1790 में जो अस्थायी बंदोबस्त था उसे 10 वर्षों के लिए सुनिश्चित कर दिया गया। 1793 में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी कर दिया गया। यानी जो व्यवस्था किया गया 1790 में 10 वर्षीय व्यवस्था, उसी को 1793 ईस्वी में बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में क्या स्थायी कर दिया गया। यानी वहां पे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। आगे चलकर इसे उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया। आगे चलकर क्या इसी व्यवस्था को, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को भी क्या आगे यानी कुछ समय के बाद उत्तर प्रदेश में जो बनारस है और उत्तरी कर्नाटक में भी इसे लागू कर दिया गया। अस्थायी भूमि कर व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत के 19% भूमि पर लागू की गई। यानी जो उस समय ब्रिटिश भारत के अंतर्गत यानी अंग्रेजों के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र था, भारत में जितना भी क्षेत्र था, उस क्षेत्र के 19% भाग पर, कितना? 19% भाग पर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू कर दी गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों से माल गुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए तय कर ली गई। क्या हुआ कि 10 वर्षों के लिए जो जमींदार थे, जो मालगुजारी थे, यानी जो कर की वसूली करते थे, उनसे तय कर लिया गया कि 10 साल में आपको एक निश्चित आय, यानी जो भी हो एक निश्चित आय तय कर लिया गया कि 10 साल में आपको इतना देना है। जमींदार किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग, कितना? 10/11 भाग सरकार को तथा शेष 1/11 भाग अपने खर्च, परिश्रम और दायित्व के लिए अपने पास रख लेते थे। यानी जो जमींदार थे, किसानों से जितना कर वसूलते थे उसका 10/11 भाग, यानी 11 भाग में से 10 भाग सरकार को, ब्रिटिश सरकार को दे देते थे और 1/11 भाग अपने पास रखते थे परिश्रमी के लिए। जो उनका दायित्व था उस दायित्व के निर्वहन के लिए वो 1/11 भाग अपने पास रख लेते थे। इस व्यवस्था में कर निर्धारण का अधिकार जो था वह जमींदारों के पास था। अब जो था ब्रिटिश कंपनी के पास अधिकार नहीं था कि वह कर का निर्धारण करे। कर का निर्धारण का अधिकार किसके पास चला गया? जमींदार के पास चला गया। वह जितना चाहे कर बढ़ा सकता है, जितना चाहे घटा सकता है, लेकिन उसको जो कर देना है एक निश्चित कर ही देना है समय से। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक सूर्यास्त कानून का निर्माण किया गया। अब क्या हुआ? अस्थायी बंदोबस्त के तहत ही एक सूर्यास्त कानून का निर्माण किया गया। इस सूर्यास्त कानून में था क्या? तो इस सूर्यास्त कानून में यह प्रक्रिया किया गया, प्रावधान किया गया कि जो जमींदार है वह कर की वसूली करके एक निश्चित समय पर, क्या? एक निश्चित समय पर सूर्यास्त यानी सूर्योदय का सूर्यास्त यानी सूरज के छिपने से पहले क्या करे? उस निश्चित तारीख तक वह कर की जो अदायगी कर दे। अगर कर की अदायगी नहीं करते हैं
तो उनका जो जमीन है ना, उनकी जमीन को बेच के वह लगान की पूर्ति कर ली जाएगी। अगला व्यवस्था है महलवारी व्यवस्था। क्या है? महलवारी व्यवस्था। तो देखिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। यानी इस भूमि व्यवस्था पर जो कर की तय किया गया कर का, वह कोई व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति चाहे तो क्या करता है, अपने से सरकार को दे सकता है, या उसकी सामूहिक रूप से, यानी क्या होता है, कोई व्यक्ति उसमें से जो मुखिया है ग्राम का, वह सब किसी से कर इकट्ठा करके एक बार सरकार को दे सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। इस समुदाय के सदस्य अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान की अदायगी कर सकते थे। वही व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, क्या किसी द्वारा, तो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। यानी महलवारी व्यवस्था को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, मध्य प्रांत में लागू किया गया और पंजाब में लागू किया गया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत की भूमि के लगभग 30% भाग पर लागू थी। यानी जो महलवारी व्यवस्था था, यानी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र था, उस क्षेत्र के 30% भाग पर महलवारी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था में प्रारंभ में लगान जो था कुल उपज के 80% निर्धारित थी। यानी सबसे पहले जब महलवारी व्यवस्था को लागू किया गया तो कहा गया कि जितना भी आपका उपज होगा उसका 80% भाग हमको दे दीजिए, यानी क्या कंपनी ले लेगा महलवारी व्यवस्था में, और 20% बाद क्या होगा, 20% ही किसान के पास बच जाएगा। लेकिन आगे चल रहा विलियम जो बेटिंग था, जो भारत का प्रथम गवर्नर था, इसी ने कहा कि इसको घटा के 66% कर दिया था। बाद में जो डलहौजी आया तो इसने घटा के 50% निश्चित कर दिया। यानी जो कर की दर था वह 50% डलहौजी ने कर दिया। दूसरी व्यवस्था है रैयतवारी व्यवस्था। दो में पहले में देखें अस्थायी बंदोबस्त, दो में महलवारी, रैयतवारी व्यवस्था। इस व्यवस्था में पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था। यानी भूमि जिसके नाम से होता था वही भूमि का इसमें वास्तविक स्वामी होता था। इस व्यवस्था में कर किसान सीधे सरकार को अदा करते थे। यानी महल का रैयतवारी व्यवस्था में जो किसान थे वह लगान जो था वह सीधे सरकार को यानी कंपनी को देते थे। इसमें बिचौलिए की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस व्यवस्था में बिचौलियों की भागीदारी नहीं थी। इस व्यवस्था में भूमि को गिरवी रखने और बेचने का अधिकार भूमि स्वामी को था। यानी अगर वह कर अदा करने में विफल रहता है तो चाहे तो कर जो अपना भूमि है उसको गिरवी रखकर या उसको बेचकर कंपनी को लगान की अदायगी कर सकता है। इस कर न देने की स्थिति में उनको भूमि स्वामित्व के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। अगर वह कर देने में समर्थ नहीं है या वह क्या हुआ पहले से अपना जमीन बेच के या गिरवी रख के कर नहीं दिए हैं तो कंपनी क्या करेगी, यानी अंग्रेजी जो सरकार थी उसको उनके भूमि के जो अधिकार था, उनका जो स्वामित्व था, उनके स्वामित्व से अधिकार से वंचित कर देता था। यानी क्या था, जमीन से समझने की तरफ से छीन लेता था। यानी अब भूमि के स्वामी वह मालिक नहीं रह सकते थे, अब क्या कंपनी हो जाएगा। रैयतवारी व्यवस्था को मद्रास, बम्बई और असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया। जो रैयतवारी व्यवस्था था इसको मद्रास में, बम्बई में और असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया। पहली बार यह व्यवस्था 1792 ईस्वी में, कब 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया। यह व्यवस्था टॉमस मुनरो और रीड द्वारा लागू की गई थी। यानी 1792 में जो पहली बार लागू किया गया था वो मुनरो के द्वारा किया गया। कहाँ पे, तो मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया था। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने में रीड की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह व्यवस्था मद्रास में लगभग 30 वर्षों तक लागू रही। यानी जो रैयतवारी व्यवस्था था मद्रास में लगभग 30 वर्षों तक लागू रहा। इसके अंतर्गत कुल उपज का तीसरा भाग लगान के रूप में निर्धारित किया गया। यानी लगभग 33% का हुआ कर के रूप में कंपनी ले लेती थी। लेकिन
आगे 1864 में कंपनी ने इसे बढ़ाकर 50% निर्धारित कर दिया। यह व्यवस्था कुल ब्रिटिश क्षेत्र के 51% भागों पर लागू की गई। यानी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था, इसको यानी अंग्रेजों के समय में जितना भी भारत में क्षेत्रफल पर कब्जा किया गया था, उसका 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। और इसमें जो कर की दर था 1/3 से बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।